गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर से 7 चैप्टर से सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर जो है, ट्रांसफार्मर से क्वेश्चन आज तक कभी गैप नहीं हुआ है। कुछ न कुछ अवश्य पूछ दिया जाता है। कभी उसका ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत संरचना, कभी अंतर, कभी दक्षता, कभी उपयोग, कभी ऊर्जा क्षय, कभी कुछ नहीं आया तो कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन ही है ना। तो ये ट्रांसफार्मर का जो टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। हर एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो स्टेट बोर्ड हो, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे नीट JEE किसी कंपटीशन की बात करें, ठीक है ना। तो इसको स्टार्ट से लास्ट तक समझना होगा, तब समझ पाएंगे। और यदि आप ऊपर हेडिंग भर देखेंगे तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो पढ़ने के लिए स्टार्ट से लास्ट तक चैनल में जो नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस प्रकार के नए वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहेगा। पढ़ने वालों के फ़ायदे का है, पढ़ने वालों के लिए ये चैनल है ना। ये कोई संगीत मनोरंजन वाला तो है नहीं, पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ने वालों के लिए है। तो टॉपिक है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर की हिंदी क्या होती है? परिणामित्र। ट्रांसफार्मर ज़्यादातर लोग इस हिंदी जानते नहीं, मतलब बहुत कम लोग हिंदी जानते हैं। परिणामित्र, ट्रांसफार्मर की जो हिंदी होती है वो परिणामित्र है ना। सब ट्रांसफार्मर के नाम से जानते हैं ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। ट्रांसफार्मर का मीन्स होता है परिवर्तन करने वाला। किसमें परिवर्तन करने वाला है ना? तो वोल्टेज में परिवर्तन करने वाला। कौन से वोल्टेज में परिवर्तन? AC DC में तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज में परिवर्तन करने वाली, यानी प्रत्यावर्ती वोल्टेज में परिवर्तन करने वाले यंत्र को, प्रत्यावर्ती वोल्टेज में परिवर्तन करने वाले यंत्र को ट्रांसफार्मर कहते हैं। अब परिवर्तन करने का मीन्स है या तो बढ़ा देना अथवा घटा देना, ठीक है ना। तो बढ़ाने वाला जो होगा, अब ये तो है नहीं कि एक ही बढ़ा भी देगा, ये वही घटा भी देगा, तो उसमें कुछ न कुछ डिफरेंस रहता है ना। तो जो एक बढ़ाने वाला जो होगा उसका नाम अलग है, जो घटाने वाला होगा उसका नाम अलग है। तो यानी ट्रांसफार्मर दो प्रकार के होंगे, एक बढ़ाने वोल्टेज को बढ़ाने वाला, एक वोल्टेज को घटाने वाला, ठीक है। ये भी बता दें, वोल्टेज जो बढ़ाता है वो धारा की प्रबलता को कम कर देता है, जो वोल्टेज घटाता है वो धारा की प्रबलता को बढ़ा भी देता है। ये वर्किंग में पूरा सब कुछ समझेंगे आप लोग, ठीक है ना। कार्य विधि सिद्धांत समझने के लिए आदर्श ट्रांसफार्मर के आधार पर समझना पड़ेगा कि इसमें ऊर्जा का क्षय नहीं होता है, जबकि ये व्यवहार में पॉसिबल है नहीं। आदर्श तो कुछ होता नहीं है ना, पर परिभाषा आदर्श के आधार पर दिया जाएगा कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को परिवर्तित कर देता है किंतु ऊर्जा क्षय नहीं होता उसमें, है ना। भले ऊर्जा क्षय होता है, क्योंकि आदर्श में ऊर्जा क्षय नहीं होता, पर आदर्श कोई पॉसिबल ही नहीं है। परिभाषा के समय आप बोल सकते हो कि बिना ऊर्जा क्षय के, ना भी बोलेंगे तो भी कोई बात नहीं है ना। तो यानी वह यंत्र जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को परिवर्तित कर देता है, अर्थात वोल्टेज को बढ़ा देता है या घटा देता है, उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। यह अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पर? अन्योन प्रेरण। अन्योन प्रेरण क्या होता है आपको पता है? अन्योन प्रेरण आप जानते हैं कि एक कुंडली में प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो दूसरे में परिवर्तन होगा। यदि जो अन्योन प्रेरण ना जानते हो तो पीछे लेक्चर में देख सकते हैं 6 चैप्टर में, है ना। किसी भी टॉपिक को जानना है तो प्लेलिस्ट में आप जाके सर्च कर सकते हो, प्लेलिस्ट में जाएंगे और अपने टॉपिक को ढूंढ लेंगे। तो ट्रांसफार्मर लिखे दे रहे थोड़ी सी डिफिनेशन में, वह यंत्र जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को परिवर्तित कर देता है, अर्थात वह यंत्र जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को परिवर्तित कर देता है, अर्थात वोल्टेज को बढ़ा देता है या
घटा देता है उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं, है ना, उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। यह अन्योन्य प्रेरण, यह अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर, अन्योन्य प्रेरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का ही एक पार्ट है। अब मेन अन्योन्य प्रेरण ही है, यदि अन्योन्य प्रेरण नहीं है तो विद्युत चुम्बकीय प्रेरण भी विकल्प में सेलेक्ट कर सकते हैं, बट वैसे अब मेन अन्योन्य प्रेरण, ठीक है ना, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जहाँ पर आपको यही बता दें, जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज को परिवर्तित करता है तो प्रत्यावर्ती वोल्टेज की जगह पर आप प्रत्यावर्ती धारा भी बोल सकते हैं, लेकिन ये बता दें कि जो वोल्टेज को बढ़ाएगा वो धारा को घटाएगा, जो वोल्टेज को घटाएगा वो धारा को बढ़ाएगा। ये सिद्धांत कार्य में आप समझेंगे, है ना। देखिए, यह दो प्रकार का होता है। पहला है ऊंचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप अप, स्टेप अप, ठीक है। ये क्या करता है, यह प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ा देता है तथा धारा की प्रबलता को घटा देता है। और दूसरा है अपचाई, स्टेप डाउन, यह प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटा देता है तथा धारा की प्रबलता को बढ़ा देता है। यह प्रत्यावर्ती वोल्टेज घटा देता तथा धारा की प्रबलता को बढ़ा देता है, ठीक है ना। इसको फैराडे ने बनाया था, माइकल फैराडे ऐसा कुछ नाम दिया गया है, ठीक है ना। तो वोल्टेज को बढ़ाने घटाने वाले को ट्रांसफार्मर कहते हैं, है ना। बढ़ाने वाला भी ट्रांसफार्मर और घटाने वाला भी ट्रांसफार्मर होगा, लेकिन जो बढ़ाने वाला होता है उसका नाम अलग है, घटाने वाले का नाम अलग है, ठीक है ना। इसकी संरचना के लिए देखिए, इसके हम चित्र बनाते हैं। संरचना की बात करें यदि, संरचना, ठीक है ना, देखिए ये इसमें जो हमने बनाया है ये इस प्रकार किया है। देखिए,
इस प्रकार की कई स्ट्रिप हैं, इस प्रकार ये ऐसे है, ऐसे, और इसके बीच वाला भाग जो है वो कट है, ये ठीक है ना। इस प्रकार की कई स्ट्रिप हैं, एक के ऊपर 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 रख करके कई स्ट्रिप को रखा गया है, ये दिखाया गया है, ठीक है ना। इस प्रकार के हैं और कई स्ट्रिप एक दूसरे के ऊपर रखा गया है, तो ये इस प्रकार दिखने लगा, ठीक है ना। ये इसमें आपको बता दें, इसको बोला जाता है पटलित क्रोड, पटलित क्रोड। इसको बोलते हैं प्राथमिक कुंडली। क्या बोलते हैं? प्राथमिक कुंडली। इसको बोलते हैं द्वितीयक कुंडली। ये है आउटपुट, निर्गत, और इसको बोलते हैं, ऐसे है इनपुट, निवेशी, निवेशी। और इसका नाम है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ये क्या है? ऊंचाई ट्रांसफार्मर। देखो ध्यान दीजिएगा, यह है प्राथमिक कुंडली, इसमें फेरों की संख्या कम है, और यह है द्वितीयक कुंडली, इसमें फेरों की संख्या ज़्यादा है। जब आप अपचाई बनाएंगे, क्या बनाएंगे? अपचाई, तो इस वाले में ज़्यादा कर देना, इस वाले में कम कर देना, बस यही अंतर है। इधर से वोल्टेज दिया जाता है जिसको निवेशी कहा जाता है, इधर से वोल्टेज प्राप्त किया जाता है जिसको निर्गत कहा जाता है। ये प्राथमिक कुंडली है, द्वितीयक कुंडली। इसके प्राथमिक कुंडली में कम फेरे, द्वितीयक कुंडली में ज़्यादा फेरे। और ये पटलित क्रोड है। पटलित क्रोड बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है उसको भी बताते हैं। उस वाले डायग्राम को भी देख लीजिए। ये सब कुछ वही है, डिफरेंस हमने बता दिया क्या करना है। ये इसमें कम फेरे कर दीजिए, इसमें कम फेरे, और इस वाले में ज़्यादा। ये इसमें ज़्यादा कर दी, इसमें कम था, है ना। ये है प्राइमरी कॉइल, इतना इंग्लिश तो चला ही लेंगे। ये है सेकेंडरी कॉइल, प्राथमिक कुंडली, द्वितीयक कुंडली लिखा है हमने। ये कोर है, हैं पटलित क्रोड, और ये वही आउटपुट है, और ये है इनपुट, ठीक है। और ये है अपचाई, क्या है? अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक है ना। क्या क्या दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें फेरों की संख्या कम, इसमें ज़्यादा, इसमें ज़्यादा, इसमें कम, यही दोनों में डिफरेंस है मेन, ठीक है ना।
निवेश, ये निवेश, ये इतना समझ लेंगे ना ये नहीं कि अपचाई ट्रांसफार्मर को इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। वो तो हमने लिख दिया कि ये प्राथमिक है, तो इसमें प्राथमिक कुंडली यानी प्राइमरी कॉइल, द्वितीय कुंडली यानी सेकेंडरी कॉइल, है ना। ये नहीं कि अब हिंदी में लिख दिए तो इंग्लिश में तो गलत हो गया, ठीक है ना। तो ये यानी ट्रांसफार्मर में मुख्य रूप से देखा जाए तो कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं मुख्य भाग। एक होता है पटलित क्रोड, प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली। पटलित क्रोड के लिए हमने क्या बताया? नर्म लोहे की कई आयताकार पट्टियाँ लेते हैं, हमने ये कहा ना, इस प्रकार की कई पट्टियाँ लेते हैं, बीच वाले भाग को कट कर दिया जाता है और एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर कर रख करके कुछ मोटाई का बना दिया जाता है, उसको कहते हैं पटलित क्रोड। और क्रोड के पटलित होने से उसमें एक प्रकार की जो ऊर्जा हानि होती है वो कम आय हो जाती है। भंवर धारा के कारण एक ऊर्जा हानि होती है ट्रांसफार्मर में, और उस हानि को कम करने के लिए ही क्रोड को क्या किया जाता है? पटलित। पूछ दिया जाता है ट्रांसफार्मर क्रोड को पटलित बनाया जाता है क्यों? तो इसका कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में आप वीडियो में देख सकते हैं, उसके आंसर सब दिए गए हैं। तो संरचना तो मुख्य रूप से 3 भाग, पटलित क्रोड, प्राथमिक कुंडली, द्वितीय कुंडली, ठीक है ना। डायग्राम समझ लीजिए। अब हमने बताने को सब बता दिए, एक बार फिर से सुन लीजिए। इसमें मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। नंबर 1 है पटलित क्रोड। नर्म लोहे की बनी कई आयताकार पट्टियाँ लेते हैं, उसके बीच के भाग को काट कर अलग कर दिया जाता है, किसी विद्युत रोधी पदार्थ की सहायता से जोड़कर आवश्यक मोटाई का बना देते हैं, उसे पटलित क्रोड कहते हैं। प्राथमिक कुंडली, जिस कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज दिया जाता है उसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं, और जिस कुंडली से प्रत्यावर्ती वोल्टेज को निर्गत किया जाता है उसको कहा जाता है द्वितीय कुंडली, ठीक है ना। बस संरचना में इतना लिख देना है। अब बता देना कि यदि ये ट्रांसफार्मर है तो इसमें फेरों की संख्या यदि ऊंचाई है तो प्राथमिक में फेरों की संख्या कम और अपचाई में ज़्यादा, और द्वितीय की बात करें तो ये ऊंचाई में ज़्यादा और अपचाई में कम, ठीक है ना। तो देखिए संरचना में इसमें मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। पटलित क्रोड, नर्म लोहे की बनी कई आयताकार पट्टियाँ लेते हैं तथा उसके बीच के भाग को काट कर अलग कर दिया जाता है तथा किसी विद्युत रोधी पदार्थ की सहायता से जोड़कर आवश्यक मोटाई का बना दिया जाता है, जिसे पटलित क्रोड कहते हैं, ठीक है। वार्निश वर्निश किसी पदार्थ की सहायता से, तो वार्निश पेंट की सहायता से आवश्यक मोटाई का बना दिया जाता है, जिसे पटलित क्रोड कहते हैं। क्रोड के पटलित होने से भंवर धारा का प्रभाव कम हो जाता है।
दूसरे नंबर में है प्राथमिक कुंडली। तो जिस कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है, जिस कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है उसे प्राथमिक कुंडली कहते हैं। ऊंचाई ट्रांसफार्मर के लिए इसमें फेरों की संख्या कम, जैसे ये देखो कम, तथा अपचाई ट्रांसफार्मर के लिए इसमें ये फेरों की संख्या अधिक होती है कि नहीं? देख लो, यदि ऊंचाई का प्राथमिक है तो फेरों की संख्या कम, और यदि अपचाई का है तो फेरों की संख्या अधिक। प्राथमिक कुंडली की बात चल रही है, ठीक है। द्वितीय कुंडली, जिस कुंडली से प्रत्यावर्ती वोल्टेज निर्गत होता है उसे द्वितीय कुंडली कहते हैं। ऊंचाई के लिए इसमें फेरों की संख्या अधिक तथा अपचाई के लिए इसमें फेरों की संख्या कम होती है। ये हमने सब लिख भी दिया, ठीक है ना। ये आप संरचना से देख ही लिए। इसके बाद इसका सिद्धांत एवं सूत्र, सिद्धांत कार्य विधि। इसके लिए सिद्धांत एवं कार्य विधि, इसको समझिए। सिद्धांत एवं कार्य विधि में आपको ये बता दें, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है ना। अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाएंगे तो प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होने के कारण क्रोध से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और जब क्रोध से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा मतलब द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में ही परिवर्तन होगा, और उसमें प्रेरित धारा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो उसी आवृत्ति का होगा। इतनी तो बात क्लियर है कि जितने आवृत्ति का प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्राथमिक कुंडली में देंगे उतने आवृत्ति का प्रत्यावर्ती वोल्टेज द्वितीयक में प्राप्त होगा। लेकिन वो वोल्टेज बढ़कर प्राप्त होगा कि घटकर प्राप्त होगा, वो फेरों की संख्या पर निर्भर करेगा। किस पर? फेरों की संख्या पर। यानी द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली फेरों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करेगा, है ना। ये सूत्र के माध्यम से हम बताएंगे, ठीक है ना।
यानी जब प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाएंगे तो प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होगी, क्रोध से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में ही परिवर्तन होगा, प्रेरित उसी आवृत्ति की प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। अब मान बढ़ेगा कि घटेगा वो फेरों की संख्या के अनुपात पर निर्भर करेगा। अब सूत्र के माध्यम से बता रहे हैं, है ना। तो पहले ये इतना लिखना होगा, जब प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है तो एसी धारा प्रवाहित होती है, जिससे द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फलस्वरूप उसी आवृत्ति का प्रत्यावर्ती वोल्टेज द्वितीयक कुंडली में प्रेरित हो जाता है। ध्यान देना, उसी आवृत्ति का मान बढ़कर घटकर होगा, द्वितीय कुंडली में प्रेरित हो जाता है, जिसका मान द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या एवं प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात पर NS/NP पर निर्भर होगा। जब प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है तो ऐसी धारा प्रवाहित होती है जिससे द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। फलस्वरूप उसी आवृत्ति का प्रत्यावर्ती वोल्टेज द्वितीय कुंडली में प्रेरित हो जाता है, जिसका मान द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या एवं प्राथमिक कुंडली फेरों की संख्या के अनुपात NS/NP पर निर्भर होगा, है ना। NS का मतलब है द्वितीय कुंडली फेरों की संख्या और NP का मतलब है प्राथमिक कुंडली फेरों की संख्या, ठीक है ना। अब यहाँ पर सूत्र के लिए देखिए, मान लिया ट्रांसफार्मर के प्राथमिक एवं द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या क्रमशः NP व NS है। तो फैराडे के द्वितीय नियम से क्या होता है, E बराबर होता है -d∅/dt, है ना। तो फैराडे के द्वितीय नियम से E बराबर -d∅/dt, तो ये यदि इसको हम प्राथमिक कुंडली के लिए लगाएंगे, प्राथमिक कुंडली के लिए, तो ये हो जाएगा EP बराबर -n होता है, यहाँ पर n का इंटू रहता था, NP d∅/dt। E बराबर होता है -n d∅/dt, ये फैराडे का द्वितीय नियम है।
है ना। ट्रांसफार्मर की प्राथमिक द्वितीयक कुंडली फेरों की संख्या NP NS है, तो फैराडे के द्वितीय नियम से E बराबर माइनस NN d∅dt, तो प्राथमिक कुंडली के लिए लगाएंगे तो ये हो जाएगा। और यदि चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण ना हो, चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण ना हो, इसका अर्थ है कि जितना चुंबकीय फ्लक्स प्राथमिक का है उतने द्वितीयक का भी हो जाए। चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण ना होने का मीन्स है कि जितना चुंबकीय फ्लक्स किसका है प्राथमिक का, उतने चुंबकीय फ्लक्स किसका हो जाए द्वितीयक का। तो इसको लिखेंगे तो ES बराबर माइनस NS d∅dt। ये चुंबकीय फ्लक्स का क्षरण ना हो तो जितना जब प्राथमिक का फ्लक्स है उतना द्वितीयक का हो जाएगा। अब ये EP का मान है, ये समीकरण 2/1 कर देते हैं, देखना क्या होगा। समीकरण 2/1, 2 में 1 का भाग, तो ES बटे EP बराबर, ध्यान देना ये माइनस से माइनस कटा पहले, d∅dt कटा, तो यहाँ आया क्या NS/NP, समीकरण नंबर 3। समीकरण 2/1 किया तो ES बटे EP, तो ये माइनस से माइनस गायब, d∅dt से d∅dt कैंसिल, तो NS बटे NP, n ना कैंसिल कर देना, NP NS एक है ना, NP मतलब प्राथमिक में फेरों की संख्या, NS मतलब द्वितीयक में, ये नहीं कि n काट दो कह दो S बटे P बचा, ऐसा नहीं है, ठीक है। यदि प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली का प्रतिरोध बहुत कम हो तो EP बराबर VP और ES बराबर VS। क्या होता है, V बराबर E माइनस IR एक फार्मूला होता है, और प्रतिरोध बहुत कम हो, प्रतिरोध बहुत कम हो इसका अर्थ हुआ कि इसका मान 0 लिख दें, R का मान क्या लिख दें, R का मान 0 लिख दें, तो V बराबर E माइनस 0, तो V बराबर E हो तो रहा है, E मतलब विद्युत वाहक बल, E विद्युत वाहक बल, ठीक है ना। यानी देखिए जब प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली का प्रतिरोध बहुत कम होगा, अर्थात R का मान 0, अर्थात R का मान 0, तो ये 0 रख देंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा, तो V बराबर E हो जाएगा, V बराबर E, E यानी क्या विद्युत वाहक बल, जिसको इस्माल E लिखा गया है यहाँ पर, ठीक है ना। तब समीकरण 3 से जहाँ ES EP लिखा है वहाँ पर VP लिख देंगे, VS VP, तो VS बटे VP बराबर NS बटे NP, ये समीकरण नंबर 4। किंतु आदर्श स्थिति में आदर्श स्थिति में प्राथमिक कुंडली की शक्ति बराबर द्वितीयक कुंडली की शक्ति, प्राथमिक कुंडली की शक्ति बराबर द्वितीयक कुंडली की शक्ति। अब शक्ति P बराबर हुआ करता है VI, है ना, P बराबर VI, तो V यानी वोल्टेज प्राथमिक का, धारा प्राथमिक की, तो ये VP/IP, प्राथमिक कुंडली का वोल्टेज तो VP, प्राथमिक कुंडली की धारा तो IP, द्वितीयक कुंडली का वोल्टेज VS, द्वितीयक कुंडली की धारा तो IS। अब धारा को एक तरफ कर लो, धारा को
एक तरफ, तो आई पी बटे आई एस बराबर वी एस बटे वी पी। क्या किया, प्राथमिक कुंडली की शक्ति तो धारा गुणे विभवांतर, इसमें विभवांतर भी आई तो प्राथमिक का वोल्टेज प्राथमिक की धारा, द्वितीयक का वोल्टेज द्वितीयक की धारा। अब धारा धारा एक तरफ की है, वोल्टेज वोल्टेज एक तरफ की है, तो ये आ गया समीकरण नंबर 5। अब वी एस बटे वी पी, ये वी एस बटे वी पी, तो ये भी बराबर हो जाएगा कि नहीं, ये दोनों बराबर हैं तो ये भी दोनों अर्थात सब बराबर हो गए। यानी समीकरण 4 व 5 से पता चला कि एन एस बटे एन पी बराबर वी एस बटे वी पी बराबर आई पी बटे आई एस, है ना। अब बराबर इसको आर लिख देते हैं, परिणामन अनुपात आर आई लिखा गया है, ठीक है ना। ये आर परिणामन अनुपात। अब बताओ एन एस बटे एन पी, वी एस बटे वी पी, आई पी बटे आई एस। ध्यान देना, ये मत सोचना कि सर इसमें दो ठो में यस लिखे हैं, इसमें पी कैसे लिख दी, गलती से लिख दिए क्या, फार्मूले में देख लो। यानी ये दो ठो में यस है ऊपर और इसमें पी है ऊपर, है ना। एन एस बटे एन पी, वी एस बटे वी पी बराबर आई पी बटे आई एस, ठीक है ना। अब एन एस का मान अधिक होता है एन पी से तो कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, उच्च आई। अभी आपने चित्र में देखा था कि यदि एन एस अधिक हो एन पी से तो कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, उच्च आई। और जब एन एस एन पी से बड़ा होगा तो उच्च आई होगा। अब वी एस बड़ा होगा वी पी से, वी एस बड़ा होगा वी पी से। जब एन एस बड़ा होगा एन पी से तो वी एस बड़ा होगा वी पी से, आई पी बड़ा होगा आई एस से। तो एन एस बड़ा होगा एन पी, इसका अर्थ होगा उच्च आई ट्रांसफार्मर। अब वी एस बड़ा होगा वी पी, मतलब वोल्टेज को ये बढ़ाएगा, और आई पी बड़ा होगा आई एस से, मतलब प्राथमिक का ज़्यादा रहेगा द्वितीयक कम, इसका मतलब ये धारा को कम आई कर दिया। फिर से सुनना, यदि एन एस को एन पी से बड़ा लेंगे तो उच्च आई, तो वी एस बड़ा होगा वी पी से, यानी वोल्टेज को बढ़ाएगा, और आई पी बड़ा होगा आई एस से, मतलब ये धारा को कम करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ हम केस अप्लाई करेंगे, देखिएगा। केस फर्स्ट, यदि एन एस ग्रेटर देन एन पी तो समीकरण इसको 6 नंबर डाल दो। समीकरण 6 से वी एस बड़ा होगा वी पी तथा आई पी बड़ा होगा आई एस से। ये याद रखना, दो ठो में एस है, एक ठो में पी है, तो ये बड़ा इससे तो ये बड़ा इससे, ये अर्थात उच्च आई ट्रांसफार्मर, यानी इसकी वजह से हमने उच्च आई कह दिया। उच्च आई ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टेज को बढ़ाता है, यहाँ से कह दिया, तथा धारा की प्रबलता को घटाता है, यहाँ से कह दिया। यहाँ से हमने उच्च आई बोला, यहाँ से वोल्टेज को बढ़ाता है कह दिए, या यहाँ से कह दिए धारा को घटाता है। यदि एन एस को एन पी से छोटा कहें तो समीकरण 6 से क्या पता चलेगा, वी एस छोटा होगा वी पी से तथा आई पी छोटा होगा आई एस से। और ये कहेगा कि ट्रांसफार्मर अब चाई है, ये कहेगा कि वोल्टेज को ये घटाता है, ये कहेगा कि धारा को बढ़ाता है। अर्थात अब चाई ट्रांसफार्मर प्रत्यावर्ती वोल्टेज को घटाता है तथा धारा की प्रबलता को बढ़ाता है, ठीक है ना।
ध्यान दीजिए संरचना में, चित्र में आपने देखा कि NS छोटा है NP से तो कौन सा ट्रांसफार्मर होगा, अपचाई। और जब NS छोटा होगा NP से तो VS छोटा होगा VP से, यहाँ से पता चला। और ये VS छोटा होगा मतलब प्राथमिक को ज़्यादा दिया गया, कुंडली सेकेंडरी से कम प्राप्त हो रहा है, तो घटाया दिया। और इसमें ये कहा कि प्राथमिक में कम था, द्वितीयक में ज़्यादा, इसका मतलब वो धारा को क्या किया, बढ़ा दिया। ठीक है ना। अब यहाँ पर NS बटे NP के आधार पर न ये पता चल रहा है कि कौन वोल्टेज को बढ़ाएगा, कौन वोल्टेज को घटाया था। इसीलिए हमने कहा था कि जब वोल्टेज जब प्राथमिक कुंडली के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाया जाता है तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, द्वितीयक कुंडली में उसी आवृत्ति का प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रेरित हुआ और उसका मान बढ़ेगा कि घटेगा तो वो निर्भर कर रहा है द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्या और प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या के अनुपात पर। इसी के आधार पर आगे हमने बढ़ाया तो ये सब बातें पता चली। ठीक है। और ट्रांसफार्मर का सेकेंड पार्ट, ट्रांसफार्मर का अब सेकेंड पार्ट लेक्चर नंबर 2 आपको नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब किए रहेंगे तो नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू।